आज हम फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री में जो चैप्टर 7 है दिस इज सॉल्यूशन एंड इलेक्ट्रोलाइट, तो इसको डिस्कस करेंगे और इसके एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे ईकेट एमडीकेट 2023 के लिए। तो जैसे कि इसका अगला चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स है, वो मैंने आपको करा दिया है, और इससे पिछला चैप्टर था केमिकल इक्विलिब्रियम, वो भी हमने कर लिया है। तो इन बिटवीन इन दोनों के एक चैप्टर रहता था, चैप्टर 7 दिस इज सॉल्यूशन एंड इलेक्ट्रोलाइट, जिसको यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, सो इसके कुछ एमसीक्यूज़ हैं, तकरीबन होंगे 50+ एमसीक्यूज़ हैं पास पेपर्स के। तो ये हम इसको डिस्कस करेंगे, सारे पास पेपर के हैं ये जो यहाँ पर आज हम करने वाले हैं। ठीक है, उसमें कुछ थ्योरेटिकल एमसीक्यूज़ होते हैं, कुछ एमसीक्यूज़ बेस्ड होते हैं सॉल्यूशन एंड इलेक्ट्रोलाइट के अंदर, इसको यहाँ पर हम देखेंगे। तो फर्स्ट एमसीक्यूज़ से स्टार्ट करते हैं हम अपने लेक्चर को। तो फर्स्ट एमसीक्यूज़ है विच सब्सटेंस फंक्शंस एज द इलेक्ट्रोलाइट इन एन ऑटोमोबाइल बैटरी। ठीक है, तो ऑटोमोबाइल बैटरी में हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, सल्फ्यूरिक एसिड होती है H2SO4। तो सी ऑप्शन यहाँ पर हमारा करेक्ट हो गया, दैट सल्फ्यूरिक एसिड। H2SO4 जो हमारे पास ऑटोमोबाइल बैटरी होती है, जिसको हम लेड स्टोरेज बैटरी या फिर मोटर बैटरी कहते हैं, उसके अंदर सल्फ्यूरिक एसिड जो होता है उसको हम हम उसको एज आ इलेक्ट्रोलाइट यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये एक केमिकल सेल होता है, एक बैटरी होती है जिसकी बात यहाँ पर की जा रही है, ऑटोमोबाइल बैटरी की। सेकेंड एमसीक्यू है एक्वा सॉल्यूशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट हैज़ pH डैश। सोडियम कार्बोनेट के एक्वा सॉल्यूशन का pH कितना होगा। देखो, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि सोडियम कार्बोनेट को वाटर में डिज़ोल्व करना पड़ेगा, उससे हमें उसके pH के बारे में आइडिया होगा। ये हमने लिया सोडियम कार्बोनेट और उसको हमने वाटर में डिज़ोल्व किया HOH में, तो ये हमारे प्लस माइनस में ब्रेक हुआ, तो हमारे पास एसिड बना H2CO3 और बेस बना हमारे पास NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सो ये देखें, ये जो हमारे पास कार्बोनिक एसिड बना दिस इज़ द वीक एसिड, और जो बेस बना हमारे पास है स्ट्रॉन्ग बेस है। तो ओवरऑल सॉल्यूशन हमारे पास जो है वो यहाँ पर जो आएगा, ओवरऑल सॉल्यूशन हमारे पास जो है वो, चूँकि बेस स्ट्रॉन्ग है तो बेसिक सॉल्यूशन हमारे पास बनेगा। तो ये एक बेसिक सॉल्ट हो गया, इसका मतलब है, इसलिए सोडियम कार्बोनेट को हम कहते हैं कि ये हमारा एक बेसिक सॉल्ट है। क्योंकि जब इसकी हाइड्रोलिसिस की जाती है तो ये वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस में ब्रेक हो रहा होता है। तो चूँकि बेसिक है इसलिए इसका जो pH वैल्यू है इसकी है वो क्या होनी चाहिए भाई, ग्रेटर दैन 7 होनी चाहिए, 7 से ज़्यादा होनी चाहिए pH वैल्यू इसकी। तो उसका आंसर यहाँ पर हो जाएगा ए ऑप्शन, ग्रेटर दैन 7, कि सोडियम कार्बोनेट का जो एक्वा सॉल्यूशन होगा, वाटर सॉल्यूशन होगा, उसका जो pH है वो 7 से ज़्यादा होगा, ग्रेटर दैन 7 होगा। और रीज़न क्या है, रीज़न यही भाई कि बिकॉज जो है वो वाटर में डिज़ोल्व करने पर ये एक स्ट्रॉन्ग बेस की फॉर्मेशन करता है, दैट्स वाई। ठीक है, तो मसला समझ की बात, ये एमसीक्यूज़ कैसे सॉल्व हो रहा है, तो सारे आसान एमसीक्यूज़ है इसमें। थर्ड है द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल द एलिमेंट्स इन फ्री स्टेट इज डैश। फ्री स्टेट पे जब कोई भी एलिमेंट होता है तो उसकी ऑक्सीडेशन नंबर हमारे पास क्या आती है। फ्री स्टेट से मुराद की जब अकेला कोई एलिमेंट अगर मौजूद हो, जैसे Cl2 फ्री स्टेट में, तो उसकी ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगी, या सोडियम अगर अकेला मौजूद है कहीं पर तो उसकी ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगी। तो फ्री स्टेट पे जब कोई भी एलिमेंट होते हैं तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर हमारे पास 0 होती है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो बस जब भी कोई एलिमेंट अकेला होता है, फ्री स्टेट में होता है, एटॉमिक स्टेट में या मॉलिकुलर स्टेट में अपनी होता है, तो सूरत में जो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, ऑक्सीडेशन नंबर है, तो वो हमेशा 0 आती है। तो दिस सिंपल थिंग, तो दिस इज़ वन ऑफ द रूल ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। तो ऑक्सीडेशन नंबर इज एक्चुअली द चार्ज, अपेरेंट चार्ज ऑन एन एटम। किसी एटम पर जो अपेरेंट चार्ज आता है इसको हम लोग कहते हैं, दैट इज़ कॉल्ड ऑक्सीडेशन नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाटर इज नॉन इलेक्ट्रोलाइट बट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ऑन डिजॉल्विंग ए स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर वैसे तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट होता है, वाटर से करंट पास नहीं होता, लेकिन हाँ इसके अंदर जब नमक डिजॉल्व किया जाएगा, NaCl डाला जाएगा, तो क्या होगा कि वाटर जो है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करना शुरू कर देगा। NaCl के डालने से क्यों, चूँकि NaCl वाटर को आयनाइज कर देगा, चूँकि पोलर है दोनों, दैट्स वाई। शुगर, एसीटोन या ऑक्सीजन डालेंगे तो ये सब नॉन पोलर है, ये पानी को आयनाइज नहीं करेंगे, और जब जाहिर सी बात है कि वाटर आयोनाइज नहीं होगा
तो वो इलेक्ट्रिक करंट को कंडक्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो ये हमारा इसका आंसर हो गया ए, दैट्स NaCl सोडियम क्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज नॉट स्ट्रॉन्ग। इसमें से वीक एसिड बताइए, वीक एसिड कौन सा है इसमें से? यस, विच इज अ वीक एसिड अमंग दीज? पता है किसी को? देखो नाइट्रिक एसिड तो होगा नहीं, दिस इज स्ट्रॉन्ग। HCl भी नहीं होगा, दिस इज आल्सो स्ट्रॉन्ग। बच गया दो HBr और H3PO4। जितने भी हैलोजन एसिड्स होते हैं HX है ना, हैलोजन एसिड सारे स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो HBr भी हट गया, तो डी ऑप्शन आ गया H3PO4। दिस इज कॉल्ड कौन सा एसिड भाई? फॉस्फोरिक एसिड। तो फॉस्फोरिक एसिड हमारे पास क्या होता है? दिस इज़ अ वीक एसिड। बाकी हैलोजन एसिड सारे स्ट्रॉन्ग होते हैं, चाहे वो HCl हो, HBr हो, HI हो, HF हो, सारे। उनके अंदर अगर हम रिलेटिव स्ट्रेंथ की बात करें तो स्ट्रॉन्ग और वीक हो सकते हैं, लेकिन एज अ होल जो है वो जितने भी हैलोजन एसिड्स होते हैं वो सारे के सारे स्ट्रॉन्ग होते हैं। ठीक है, तो जल है चाहे वो HF हो, HCl, HBr हो, चाहे कुछ भी। समझ गया इसको? कैसे आंसर आया 6 का? क्या आंसर है? फॉस्फोरिक एसिड। क्वेश्चन 7 है as 5% NaCl solution by weight means what? अगर ये आपसे कहा जाए कंसंट्रेशन के, आपको पता है अलग अलग तरीके होते हैं कंसंट्रेशन को बताने के। वन ऑफ द मेथड इज परसेंटेज कंपोजिशन। लाइक जैसे कहा जा रहा है 5% NaCl सॉल्यूशन है, उसमें क्या होगा, कितना NaCl होगा बाय वेट और कितना सॉल्यूशन होगा। देखो 5% NaCl का मतलब होता है, अगर 5% अगर हम जो है वो बाय वेट सॉल्यूशन की बात करें, वेट बाय वेट की बात करें, तो उसका मतलब क्या होगा कि 5% वेट किससे मुराद है कि सॉल्यूट का भी वेट आएगा, मास आएगा, और सॉल्वेंट का भी जो है ना वो वेट या फिर मास आएगा। तो जाहिर सी बात है सी तो कट गया ना, क्योंकि 100 ml ऑफ वाटर है, ml तो हो नहीं सकता था, और नीचे हमेशा सॉल्वेंट होगा, सॉल्यूशन नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरह से डी और बी भी कट गया। अब हमारे पास या तो ए ऑप्शन रह गया या तो सी। 5 ग्राम। अच्छा, ये जो 5% दिया हुआ है ना, ये असल में मास ऑफ सॉल्यूट हमारे पास दिया हुआ होता है। दिस इज एक्चुअली द मास ऑफ सॉल्यूट, मतलब 5 ग्राम ऑफ NaCl। तो ए में भी 5 ग्राम ऑफ NaCl है और सी में भी 5 ग्राम ऑफ NaCl है। और सॉल्वेंट कितना होगा इसमें? तो जाहिर सी बात है कि 5 ग्राम ये निकल गया ना, तो ओवरऑल 100 होता है सॉल्यूशन परसेंटेज के लिहाज से। तो 95 ग्राम हमारे पास क्या हो जाएगा, जो सॉल्वेंट है या वाटर है वो हमारे पास आ जाएगा। तो इसका आंसर हमारे पास ए ऑप्शन हो जाएगा। 5 ग्राम ऑफ NaCl डिजॉल्व इन 95 ग्राम ऑफ वाटर, जिसकी इसका मतलब है 5% NaCl सॉल्यूशन बाय वेट का मतलब है। ठीक है, तो सिंपल सी बात ये, जो परसेंटेज गिवन है ना वो असल में सॉल्यूट का मास गिवन है, और अगर आपको सॉल्वेंट का मास निकालना है इसके अंदर तो 100 में से आप माइनस कर दें तो आपको आ जाएगा। समझ गए? सो ये परसेंटेज कंपोजिशन इसको हम कहते हैं। इट इज़ वन ऑफ द मेथड टू शो द कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन, वन ऑफ द मेथड्स। ठीक है, तो मसला समझिए कैसे हो रहा है ये परसेंटेज वाला सवाल। नेक्स्ट है इन द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ फ्यूज सॉल्ट द अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस डिपोजिटेड ऑन इलेक्ट्रोड विल नॉट डिपेंड अपॉन डैश। जब हम इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो इलेक्ट्रोड पर जो सब्सटेंस डिपोजिट होता है वो किस पर डिपेंड नहीं करता, इन चारों में से। अगर आपने पढ़ा है इसके अंदर, लाइक अगर आपने पढ़ा है, दिस इज़ फेराडेज, 9th क्लास में पढ़ा होगा, फेराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। अगर आपने पढ़ा, 2 लॉज थे ना इसके, फेराडेज फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। तो फेराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस आपसे क्या कहता है, अगर आपके फॉर्मूला याद है, W इज़ इक्वल टू Z इंटू A इंटू T, याद है फॉर्मूला ये, W इज़ इक्वल टू ZAT। Z से मुराद यहाँ पर हमारे पास होता है, दिस इज़ इलेक्ट्रो केमिकल इक्विवेलेंट, ये कॉन्स्टेंट होता है एक। A से मुराद यहाँ पर एम्पियर है या फिर करंट है, और T से मुराद यहाँ पर क्या हो गया हमारे पास, टाइम। और वेट से, W से मुराद जो भी वेट है जो कि किसी भी इलेक्ट्रोड पर डिपॉजिट हो रहा है जब उससे इलेक्ट्रिक करंट पास किया जा रहा है।
तो जो वेट है जो डिपॉजिट होता है वो तीनों चीज़ों पर डिपेंड करता है, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट पर भी, अमाउंट ऑफ करंट पास थ्रू इट पर भी, और टाइम पर भी। तो यहाँ पर कह रहे हैं किस पर डिपेंड नहीं करता, तो टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता, सी ऑप्शन। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया, ये 9th क्लास में पढ़ा होगा आपने। दिस इज़ फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस है और ये उसकी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, W = ZET। ठीक है, तो उससे यहाँ पर हमारे पास आ गया आंसर सी, टेम्परेचर। फिर मैं आगे बात, ओके। उसके बाद क्वेश्चन 9 है, द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर्स डैश। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसे कहा जाता है? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम कैपिटल ई से शो करते हैं ना भाई। क्या शो करता है ये, क्या मेजर करता है, क्या बताता है? ए ऑप्शन, यह सही कहा आपने। द टेंडेंसी ऑफ द इलेक्ट्रोड टू गेन और लॉस इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का लॉस या गेन करने की सलाहियत हमारे पास जो है वो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहलाती है। किसी भी मेटल के इलेक्ट्रॉन लॉस या गेन करने की सलाहियत। अभी हमारे पास ई होती है ना, तो ई दो तरह से हमारे पास हो सकती है। ई के नीचे हम लोग ऑक्स लिख सकते हैं और ई के नीचे हम लोग रेड लिख सकते हैं। ई ऑक्स जो हमारे पास होता है, दिस इज़ कॉल्ड व्हाट, दिस इज़ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, इसको हम लोग कहते हैं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ठीक है, और ई के नीचे जब रेड लिखा जाता है, सो दिस इज़ रिडक्शन पोटेंशियल। तो ऑक्सीडेशन से मरा तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल असल में इलेक्ट्रॉन लूजिंग टेंडेंसी ऑफ अ मेटल, इलेक्ट्रॉन लॉस करने की सलाहियत। और रिडक्शन पोटेंशियल हमारे पास क्या हो जाएगा, दिस इज़ इलेक्ट्रॉन गेनिंग टेंडेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रॉन गेन करने की सलाहियत। तो दो तरह के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होते हैं हमारे पास, एक ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है और एक रिडक्शन पोटेंशियल होता है। तो मिलाकर दोनों को हम लोग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ही कहते हैं। और यही अगर ई के ऊपर अगर हम नॉट लगा दें इस तरह से, अगर छोटा सर्किल बना दें, तो ये असल में हमारे पास स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल या स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल बन जाता है। तो स्टैंडर्ड पोटेंशियल हम लोग क्या जो है वो मालूम करते हैं बाय कंपेयरिंग इट विथ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, तो जिसको हमने 0 वोल्ट फिक्स दिया होता है। तो अगर स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को रेफरेंस इलेक्ट्रोड के तौर पर इस्तेमाल करते हुए अगर हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर करते हैं, तो दिस इज़ कॉल्ड स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इसमें ई के ऊपर हम जो है वो एक छोटा सर्किल बना देते हैं। ठीक है, तो ये ऐसे MCQs हो गया हमारा। ये तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की डेफिनेशन है जो इस MCQs में आई है। सही है, क्वेश्चन 10 है, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड डिजॉल्व पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड, यस, मोलैरिटी, दैट्स इट। तो मोल्स ऑफ सॉलिड डिजॉल्व पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड मोलैरिटी, दैट्स द सिंपल MCQs। ये मोलैरिटी की डेफिनेशन है असल में। ठीक है, दैट्स वाई इसकी यूनिट मोल्स पर DM क्यूब होती है या मोल्स पर लीटर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिकेटर्स आर कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स दोस themselves are dash। इंडिकेटर्स जो कि एंड पॉइंट ऑफ टाइट्रेशन को डिटरमिन करते हैं, ये कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स होते हैं, इनका फॉर्मूला बड़ा कॉम्प्लेक्स होता है। खुद क्या होते हैं ये, इसका आंसर यहाँ पर इस तरह से आना चाहिए, A B, ये C ऑप्शन है, ये D ऑप्शन है और ये E ऑप्शन हो जाए ना, तो ये बोथ C एंड D और ये हमारे E ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसमें। चूँकि इंडिकेटर्स वीक एसिड्स भी होते हैं और वीक बेसिस भी होते हैं दोनों। जो हमारा फिनोल्फ्थलीन होता है, फिनोल्फ्थलीन, ये हमारे पास एक वीक बेस होता है फिनोल्फ्थलीन। और जो हमारे पास एक इंडिकेटर होता है, दिस इज़ कॉल्ड मिथाइल ऑरेंज। तो मिथाइल ऑरेंज जो इंडिकेटर होता है, दिस इज़ एक्चुअली अ वीक एसिड। तो जो इंडिकेटर्स होते हैं इटसेल्फ वो खुद वीक एसिड या वीक बेस होते हैं असल में। और फिर वो क्या करते हैं, एंड पॉइंट ऑफ टाइट्रेशन को डिटरमाइन कर रहे होते हैं। मतलब टाइट्रेशन का पॉइंट कहाँ पर रीच किया है, उस एंड पॉइंट को डिटरमिन करने के लिए आप सब जानते हैं कि हम लोग इंडिकेटर इस्तेमाल करते हैं टाइट्रेशन के अंदर। सही है मसला।
नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन द प्रोडक्ट ऑफ द आयनिक कंसंट्रेशन इज इक्वल टू द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट द सॉल्यूशन सेट टू एग्जिस्ट इन डैश। ये तो चैप्टर 6 से एमसीक्यूज आ गया सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का कि अगर जो आयनिक कंसंट्रेशन आप निकाल रहे हैं किसी भी सॉल्ट की, जैसे कि Ag+ और Cl- की, आपने आयनिक कंसंट्रेशंस निकाली और वो बराबर के उसके आ गया KSP के बराबर आ गया, तो इसका मतलब ये सोल्यूशन कैसा है? कैसा है भाई? सैचुरेटेड है। ये 3 कंडीशन होती है ना भाई, अगर आयनिक कंसंट्रेशन से Ag+ और Cl- की कंसंट्रेशन अगर ये आपकी लेस देन KSP आ रही है, अगर लेस देन KSP आ रही है तो उसका मतलब सॉल्यूशन कैसा है? अनसैचुरेटेड है। ऐसे कंडीशन हमारे पास सैचुरेटेड कंडीशन है। या फिर अगर आपके पास जो डिजॉल्व्ड आइंस हैं इनकी कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट अगर ग्रेटर देन KSP आ जाए, ये हमारे पास क्या हो जाएगा? नाउ दिस विल बिकम सुपर सैचुरेटेड। नाउ दिस विल बिकम सुपर सैचुरेटेड। और इस कंडीशन में क्या हो जाएगा? जो प्रेसिपिटेट होगी ना ऑफ AgCl सिल्वर क्लोराइड की, वो क्या हो गया भाई? फॉर्म हो जाएगी। प्रेसिपिटेशन आपको पता है सुपर सैचुरेटेड कंडीशन में होती है। तो अगर आयनिक कंसंट्रेशंस जो हैं उनका प्रोडक्ट अगर सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट के बराबर आ जाए, KSP के बराबर आ जाए, तो सॉल्यूशन हमारा जो है वो सैचुरेटेड हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू सॉल्यूशंस। इलेक्ट्रिक करंट जब हम सब सॉल्यूशन से पास करते हैं तो जो इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस है उसका एक फैक्टर पूछा जा रहा है कि वो क्या होगा? इंक्रीज विद डाइल्यूशन, इंक्रीज इन कंसंट्रेशन, इंक्रीज विद द डिक्रीज ऑफ एब्सोल्यूट वेलोसिटीज ऑफ आयन इन अ सॉल्यूशन, इंक्रीज बाय डिक्रीजिंग द टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेंटीग्रेड, इंक्रीज बाय लार्ज इंक्रीज इन प्रेशर। कह रहे बताएं इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस कब बढ़ती है सॉल्यूशंस के अंदर से? पता है किसी को? बी ऑप्शन। यस, क्या कह रहे बताएं? सी ऑप्शन, इंक्रीज विद द डिक्रीज ऑफ एब्सोल्यूट वेलोसिटीज ऑफ आयंस इन अ सॉल्यूशन। नहीं, वेलोसिटीज़ बढ़ेंगी आयन की तो जाहिर सी बात है करंट भी जो है वो बढ़ेगा, स्पीड अप होगा। ये गलत लिखा हुआ इसके अंदर है। यस, ये ऑप्शन यस सही कहा आपने। इंक्रीज विद डाइल्यूशन, जितना ज़्यादा डाइल्यूट हमारे पास सॉल्यूशन होता है उतनी ज़्यादा करंट पास होता है उसके अंदर से। ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन नहीं, रेट ऑफ रिएक्शन कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है चैप्टर 8 के अकॉर्डिंग। लेकिन जब हम करंट पास करने की बात करते हैं चैप्टर 7 में, तो डाइल्यूट सॉल्यूशन ज़्यादा जल्दी करंट पास करता है। मतलब 1 गिलास पानी अगर आप लेंगे उसमें आप सिर्फ 1 चम्मच नमक घोल देंगे ना तो करंट ज़्यादा जल्दी पास होगा। लेकिन अभी 5 चम्मच नमक घोल देंगे ना तो करंट स्लो पास होगा, क्योंकि जो आइंस उसके अंदर प्रोड्यूस होंगे ना तो वो करंट को पास होने से रोकेंगे। ठीक है, इसलिए जितना ज़्यादा डाइल्यूट हो उतना बेहतर है सॉल्यूशन, तो उससे क्या होगा? करंट पास होता है ज़्यादा। नेक्स्ट है क्वेश्चन, इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ एन एक्वा सॉल्यूशन विल कॉज डैश। टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा? किसी एक्वा सॉल्यूशन का टेम्परेचर जब बढ़ाएंगे, तो यहाँ पर तो ऐसे दोनों एक ही आ गया। एक किसको हम कर देते हैं इंक्रीज, नहीं सॉरी मोलैलिटी है ना सही। देखो कंसंट्रेशन को नापने के डिफरेंट हमारे पास यूनिट्स हैं, तो वी हैव डिफरेंट यूनिट्स फॉर मेजरिंग द कंसंट्रेशन। जब हम बात करते हैं जब हम बात करते हैं मोलैरिटी की, मोलैरिटी तो हमारे पास होता है दिस इज़ मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब। और जब बात करते हैं मोलैलिटी की, तो मोलैलिटी हमारे पास होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व पर kg ऑफ सॉल्वेंट। दिस वाज कॉल्ड मोलैलिटी। दीज टू एक्चुअली आर द वेज ऑफ फाइंडिंग कंसंट्रेशन। अब यहाँ पर एक चीज़ देख सकते हैं कि मोलैरिटी जो है ना वो हमारे पास जो है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है, लेकिन मोलैलिटी जो है ना वो क्या होता है? इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता। रीज़न क्या है? वजह क्या है इसके पीछे? चूँकि मोलैरिटी में
आप देख सकते हैं मोलैरिटी में क्या आ रहा है, डेसीमीटर क्यूब, नीचे डेसीमीटर क्यूब आ रहा है, डीएम क्यूब हमारे पास क्या है, दिस इज वॉल्यूम, और इसके नीचे मास आ रहा है। और आप जानते हैं कि मास जो है ना वो टेम्परेचर मास को चेंज नहीं कर रहा होता कभी भी। हाँ, ये टेम्परेचर वॉल्यूम चेंज कर सकता है। कहने का मकसद ये कि वॉल्यूम आपको पता है वॉल्यूम और टेम्परेचर एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, ठीक है। तो जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ करेंगे तो वॉल्यूम इंक्रीज़ होगा, और जब वॉल्यूम इंक्रीज़ होगा तो मोलैरिटी की वैल्यू जो है वो हमारे पास कम हो जाएगी। सिंपल सा बात है ना भाई। तो जब टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे सॉल्यूशन का तो उससे क्या हमारे पास होगा, डिक्रीज़ इन मोलैरिटी। जो मोलैरिटी है ना ओवरऑल उसकी वैल्यू कम होगी, क्योंकि टेम्परेचर के बढ़ने से वॉल्यूम बढ़ेगा, और जब वॉल्यूम बढ़ेगा तो ओवरऑल मोलैरिटी कम होगी। दैट्स वाई हम कहते हैं कि जो मोलैरिटी है वो असल में टेम्परेचर डिपेंडेंट क्वांटिटी है। यही मोलैरिटी जो है वो डिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर होता है। सिंपल, सही है। आगे बात समझ में सबको? कुछ पूछना है किसी को? सिंपल है, ये आसान चैप्टर है, चैप्टर 7 जो हम कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं। बच्चे ऐसे मुश्किल समझते हैं, मुश्किल तो बच्चे हर चैप्टर को, पूरी केमिस्ट्री को मुश्किल समझते हैं समझने वाले तो लेकिन जाहिर सी बात है इतना मुश्किल होती नहीं है कोई चीज़ें, वो अलग बात है, स्टूडेंट समझते हैं। उनको चैप्टर 1 भी आप दे दो ना, स्टोइचियोमेट्री, या उनको आप हाइड्रोजन भी दे दो ना, तो उनको भी मुश्किल लगता है। ईजीएस्ट चैप्टर भी होता है, चूँकि वो जाहिर सी बात है प्रैक्टिस नहीं होती है, कॉन्सेप्ट नहीं होते हैं, और जब कॉन्सेप्ट नहीं हो तो दुनिया का हर सब्जेक्ट मुश्किल है। चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो, मैथ्स, कुछ भी हो, विदाउट कॉन्सेप्ट हर सब्जेक्ट मुश्किल है, और कॉन्सेप्ट आ जाए तो हर सब्जेक्ट आसान है, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो। ओके, उसके बाद क्वेश्चन 15 कह रहे, व्हाट इज द पीएच ऑफ 1 मोलर नाइट्रिक एसिड सॉल्यूशन। पीएच निकालना है विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर। तो उसका तरीका मैंने आपको बताया था कि पॉइंट के बाद जितना भी, जैसे 0.1 मोलर होता तो उसका पीएच हमारे पास कितना निकल जाता, 1 निकल जाता, बताया था मैंने आपको। इसका अगर 0.01 मोलर होता तो पीएच कितना निकल जाता, इसका 2 निकल कर आ जाता। इसी तरह से 0.001 मोलर होता तो उसका पीएच 3 निकल जाता। अगर 1 मोलर है तो जाहिर सी बात है इसमें तो पॉइंट्स है ही नहीं ना यहाँ पर, मतलब पॉइंट के बाद, तो यहाँ पर इसका पीएच कितना निकल जाएगा, 0 निकल जाएगा, ठीक है। 0.1 में 1 होता है, लेकिन 1 में जो है वो 0 हो जाएगा देखा जाए तो, ठीक है। ये तो इसका हमारे पास डी ऑप्शन रहेगा। कैलकुलेटर से में निकालेंगे अगर, पीएच का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ H प्लस साइन कंसनट्रेशन, तो हमारा वैसे भी 0 निकल जाएगा अगर आप उसको पुट करोगे 1, ठीक है। -log 1 = 0। जैसे मैं बता रहा हूँ बिना कैलकुलेटर के किस तरह से उसको किया जाता है, तो MD कैट में तो कैलकुलेटर अलाउ नहीं है, तो उसके भी नहीं करना। क्वेश्चन 16 है, इफ 10 ग्राम ऑफ NaOH आर डिजॉल्व्ड इन 500 ग्राम ऑफ वाटर, व्हाट इज द मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन। मोलैलिटी बतानी है। देखो मोलैलिटी का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है कि अगर आपको मोलैलिटी बतानी स्मॉल m, तो सबसे मोल्स ऑफ सॉलिड डिवाइड बाय kg ऑफ, हमारे पास क्या हो जाएगा, तो मोलैलिटी हमारे पास क्या आएगा, देखो मोल्स ऑफ सॉल्ट, मोल तो गिवन नहीं है, तो 10 डिवाइड बाय 40 हम कर देंगे, ये मोल बन जाएगा हमारा, और मल्टीप्लाई बाय kg ऑफ सॉल्वेंट। अब kg ऑफ सॉल्वेंट तो है नहीं हमारे पास, ग्राम दिया हुआ है 500, तो उसको हम यहाँ पर 1000 कर देंगे। लाइक मतलब डायरेक्ट भी कर सकते हैं, आप इतनी लंबी कहानी नहीं करो। मोल्स ऑफ सॉल्यूट है ना हमारे पास, तो ये 10 डिवाइड बाय 40, 10 डिवाइड बाय 40 तो 0.4 हो गया मोल सिंपल, और डिवाइड बाय, और 500 ग्राम ऑफ वाटर तो ये 0.5 kg हो गया, दैट्स इट। तो 0.4 डिवाइड बाय 0.5, तो इसको हम निकाल लेंगे, इसको पॉइंट से यहाँ पर 0 आ गया, यहाँ से 0 आ गया, ये 20 हो गया, ये 25 हो गया, 2 10 हो गया, और ये हमारे पास हो गया 2 10 20, और ये हमारे पास 12.5 हो जाएगा ना, ये इस तरह से। 5 से तो डायरेक्ट कट सकता था ना, यस, 5 4 20, 5 5 25, तो 4/5, तो कितना आ जाएगा, ये पॉइंट लगाया और 5 8 40, तो 0.8 सी आ रहा है, 0.50 आ रहा है। और राइट्स ओके, मैंने यहाँ पर डिवीजन में मसला किया। देखो मोल हमारे पास आ रहा था 10/40 था ना, तो ये हमारे पास 10/40 हो रहा है, तो दिस इज नॉट 0.4,
0.25 है ना, ये 0.25 आ रहा है। तो अब अगर हम इसको मोलैलिटी निकालेंगे, दिस इज़ 0.25 डिवाइड बाय 0.5, ठीक है इस तरह। तो अब 0.25 में से 5 को डिवाइड करो कितना आएगा 0.5, तो मतलब हमारे पास 0.50 सी ऑप्शन आ जाएगा। मतलब हाफ हाफ का रिलेशन है ना भाई। ये सर 1 जैसे कि अगर हमारे पास ये होता तो 0.25 और 0.5, ये आंसर आ रहा है, सी ऑप्शन आ रहा है 0.25, ठीक है। सही है, 0.5 ही आएगा क्या इसका, 0.50। मतलब वैल्यू में फ़र्क नहीं पड़ेगा, नीचे जो डेनोमिनेटर है वही आ जाएगा। सही आ रहा है, कैलकुलेटर से भी यही आ रहा है। तुम करो बैक, तो भी आ जाएगा। हाँ सही है ना, मैं ऐसे ही मैं कह रहा हूँ कि कॉन्सेप्चुअली मतलब हाफ हाफ का रिलेशन है ना, 1/2 वाली बात आ रही है जैसे कि सही है, हाफ आएगा 0.5। किसको 500 को तो हम 1000 से डिवाइड करेंगे ना, तो ये हमारा 0.5 किलोग्राम आ जाएगा। तो ये ना, ये हमारे पास जो है वो दिस इज़ मोल अपॉन केजी है ना, ये 0.5 आ जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 है, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन इज मोस्ट एसिडिक। तो इसमें से कौन सा सॉल्यूशन जो है वो सबसे ज़्यादा एसिडिक हमारे पास है। तो देखें इसमें क्या होगा, पीएच के लिहाज से देख सकते हैं, जिसका पीएच सबसे कम होगा वो सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा। तो सबसे कम पीएच किसका हमारे पास है यहाँ पर, ए ऑप्शन में। तो ये हमारा सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा, मोस्ट एसिडिक होगा। सब्सटेंस से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस पीएच देखना पड़ता है। पीएच जिसका कम है वो ज़्यादा एसिडिक है, वो सब्सटेंस कुछ भी हो फ़र्क नहीं पड़ता इससे। 18 है, द एंड पॉइंट ऑफ एन एसिड बेस्ड टाइट्रेशन इज ऑफन डिटेक्टेड बाय मीन्स ऑफ। इंडिकेटर ही होता है, दैट सी बात है। डेफिनेशन ही ये इंडिकेटर की कि एंड पॉइंट ऑफ टाइट्रेशन को डिटरमिन करता है, बताता है। सही है। क्वेश्चन 19 है, टू व्हाट वॉल्यूम मस्ट 10 ml ऑफ 5 मोलर HCl बी डाइल्यूटेड टू मेक अ 0.500 मोलर HCl सॉल्यूशन। कह रहे हैं कि 10 ml है हमारे पास, दिस इज V1 है और ये हमारे पास M1 है। तो मोलरिटी फर्स्ट गिवन है, उसको कितना डाइल्यूट करना पड़ेगा M2 ये बनाने के लिए, ठीक है। मतलब वॉल्यूम बता रहे हैं आपको, V2 आपको बताना है। तो ये हमारा सिंपल है, M1 V1 इक्वल टू M2 V2 से बनेगा रिलेशन जो होता है। तो हमें V2 बताना है, तो V2 बराबर हो गया M1 V1 ओवर M2। तो M1 हमारे पास यहाँ पर दिस इज 10 आ गया, सॉरी M1 हमारे पास 5 आ गया, V1 हमारे पास 10 आ गया, डिवाइड बाय M2 हमारे पास क्या आ गया 0.5 आ गया। कितना हो गया आंसर इसका 10 5 50, 50 डिवाइड बाय 0.5 कितना आएगा 100 आएगा ना, सी ऑप्शन। सही है। तो ये इसमें ये फॉर्मूला हमारा लगा M1 V1 इक्वल टू M2 V2। इससे हम बता सकते हैं कितना डाइल्यूशन लॉ इसको हम कहते हैं, डाइल्यूशन को चेक करने के लिए कि कितना डाइल्यूट करना पड़ेगा। ओके, क्वेश्चन 20 के बाद है, इन द रिएक्शन देस, इस रिएक्शन में क्या हो रहा है। ये 0 है और ये हमारा +3 बन रहा है और ये -1, ऐसे ही हो रहा है। तो हो क्या रहा है इसके अंदर, क्या Fe रिड्यूस हो रहा है, 0 से +3 नहीं, Fe रिड्यूस तो नहीं हो रहा, ठीक है। Fe की आयरन जो है वो 0 से +3 जा रहा है ना, तो रिड्यूस तो नहीं हो रहा। हाँ, Fe ऑक्सीडाइज हो रहा है, Cl2 0 से -1 से Cl जो है वो रिड्यूस हो रहा है।
तो बी ऑप्शन करेक्ट हो गया, Fe इज ऑक्सीडाइज्ड। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है? इंक्रीमेंट ऑफ चार्ज, चार्ज का बढ़ जाना। तो आयरन का चार्ज पहले 0 था, अब देख सकते हैं इसमें जब वो फेरिक क्लोराइड बना हमारे पास, तो आयरन का चार्ज हमारे पास +3 हो गया। ठीक है, मसला 21 है, द प्रोसेस इन विच इलेक्ट्रिक करंट इज यूज टू कैरी आउट अ नॉन स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन इज कॉल्ड डैश। वो प्रोसेस जिसमें इलेक्ट्रिक करंट जो है ना उसको इस्तेमाल किया जाता है रिडॉक्स रिएक्शन कराने के लिए, मतलब इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को जिसमें केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। ये प्रोसेस क्या कहलाता है? इलेक्ट्रोलिसिस कहलाता है। तो इलेक्ट्रोलिसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम लोग क्या करते हैं कि जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम लोग चेंज करते हैं केमिकल एनर्जी में। केमिकल एनर्जी में चेंज करने से मुराद क्या होता है कि हमको केमिकल रिएक्शन करवाते हैं, और इस केस में जो केमिकल रिएक्शन हमारे पास हो रहा होता है तो वो असल में एक रिडॉक्स रिएक्शन हो रहा होता है। रिडक्शन ऑक्सीडेशन चल रही होती है, और एक नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है क्योंकि जब तक हम करंट देते रहेंगे तब तक तो ये प्रोसेस चलता रहेगा, और जब हम करंट को देना बंद करेंगे वैसे ये प्रोसेस स्टॉप हो जाएगा। तो नॉन स्पॉन्टेनियस मतलब आपको कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ एनर्जी रिक्वायर होगी। एक होता है स्पॉन्टेनियस प्रोसेस जिसमें कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ एनर्जी नहीं चाहिए होती, ऐसे ही समझ में आ गई बात। ये बी कैसे है? 24 है, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इन SO3-2। सल्फाइड आयन के अंदर सल्फर की ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगी? निकालना आता है ऑक्सीडेशन नंबर। SO3 इज इक्वल टू -2 हो गया ना ये, तो हमें सल्फर की निकालनी है। ये हो जाएगा S प्लस -8 इज इक्वल टू -2। S इज इक्वल टू -2, सॉरी 3 2 6, -2 एक का है ना, 6 सही, ओके। तो +6, तो सल्फर यहाँ पर निकल कर आ रहा है आपका +4, ठीक है। तो +4 आंसर हो गया हमारा, ए ऑप्शन। ये आता होगा निकालना आपको, बट दैट्स वेरी इजी थिंग टू फाइंड आउट द ऑक्सीडेशन स्टेट्स। ठीक है, तो ये सारे पास पेपर्स के MD कैट के, तो दे आर सो क्वाइट ईजी। एयर मैंने मेंशन नहीं कर सका इसमें, तो वरना एयर में बताया था किस किस एयर में आया हुआ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोलिसिस डज नॉट अकर इन केस ऑफ NaCl बिकॉज डैश। NaCl के अंदर हाइड्रोलिसिस नहीं होती, क्यों? यस यस, ये pH को चेंज नहीं करता, सही कहा आपने, ए ऑप्शन। इट डज नॉट चेंज द pH ऑफ वाटर। चूँकि NaCl है ना, जो NaCl को जब आप पानी में डालोगे, NaCl ये रहा, इसको जब वो वाटर में ऐड करोगे HOH में, तो क्या होगा हमारे पास? एसिड जो बनेगा वो HCl बनेगा, और जो बेस बनेगा वो कौन सा होगा? NaOH। तो जो एसिड हमारे पास बना HCl, दैट इज़ अ स्ट्रॉन्ग एसिड, और जो बेस बना NaOH, दिस इज़ अ स्ट्रॉन्ग बेस। अब चूँकि दोनों हमारे पास यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बन रहे हैं, तो इसके लिए pH जो है ना वो ना बढ़ेगा ना कम होगा, pH जो हमारे पास ये 7 ही रहेगा। इसी पर तो NaCl जो है ना वो हमारे पास इस वजह से हाइड्रोलिसिस नहीं करता। यही वजह है कि NaCl को हम लोग जो है वो न्यूट्रल सॉल्ट भी कहते हैं। ये एसिडिक या बेसिक सॉल्ट नहीं होता, क्योंकि ये सॉल्यूशन को न्यूट्रल रखता है, pH को चेंज नहीं करता, वाटर के न्यूट्रल पे न्यूट्रल ही रखता है, सही है। तो हाइड्रोलिसिस होने के लिए ज़रूरी क्या होता है बेटा कि pH चेंज हो। अब वो एसिडिक और बेसिक सॉल्ट जो होते हैं वो हाइड्रोलिसिस करते हैं, चूँकि दे चेंज द pH ऑफ वाटर। अब कुछ 7 से बढ़ा देते हैं pH को, कुछ 7 से कम कर देते हैं, सही है। समझ में आ गया सबको हाउ इट इज़ डन? एनी प्रॉब्लम? हाउ? नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द मोस्ट इलेक्ट्रिकली कंडक्टिव। इसमें सबसे ज़्यादा करंट को पास कौन करेगा? हाँ, सॉल्ट वाटर, बिल्कुल सही, बी ऑप्शन। क्योंकि सॉल्ट डिजॉल्व इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, ये तो आयनाइज ही नहीं होगा सॉल्ट इसके अंदर। जिस तरह से ऑयल और वाटर के मिक्सचर में भी वाटर आयनाइज नहीं होगा, दोनों एक पोलर एक नॉन पोलर है।
और ऑयल तो वैसे करंट पास नहीं करेगा, कोवेलेंट है, सही है। तो सबसे ज़्यादा करंट पास सॉल्ट वाटर से होगा, ब्राइन जिसको हम लोग कहते हैं ना, ब्राइन से। क्वेश्चन 27 है, फेनोल्फथलीन इज एन इंडिकेटर यूज्ड फॉर व्हाट? यस, वैसे स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का इस्तेमाल तो किया जाता ही है। नहीं देखो, दो तरह से फेनोल्फथलीन जो है ना, उसको ज़रा समझो। फेनोल्फथलीन जो है ना, फेनोल्फथलीन ये दो जगहों पर इस्तेमाल करते हैं। आइदर या तो आपका स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस हो तो इस्तेमाल करेंगे, और साथ में अगर वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस हो तो भी हम लोग फेनोल्फथलीन इस्तेमाल करते हैं। तो कहाँ है, सी डी थोड़ी ना हो सकता है, कोई भी नहीं हो सकता। अब जो मिथाइल ऑरेंज है ना, जो हमारे पास होता है मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल ऑरेंज, तो मिथाइल ऑरेंज का इस्तेमाल कब होता है हमारे पास है कि जब हमारा बेस वीक हो जाए, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस हो तो हम लोग इस्तेमाल करते हैं मिथाइल ऑरेंज को। स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड, हाँ बी हो गया ना, हाँ सही सही, बी में तो ये दोनों आ रहा है ना। नहीं, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस में तो हम बचपन से इस्तेमाल करे हुए फेनोल्फथलीन है। HCl NaOH का तो सभी को पता है फेनोल्फथलीन यूज़ होता है इसके अंदर है। बाकी इसमें भी होता है वीक बेस और वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस में, लेकिन यहाँ बोथ वाला ऑप्शन भी नहीं है, बोथ बी एंड सी, तो जो हो सके। और उस मिथाइल ऑरेंज का तो पक्का वीक बेस हो जाता है ना अगर, तो मिथाइल ऑरेंज यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे सोडियम कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट के लिए मिथाइल ऑरेंज इस्तेमाल किया जाता है। दोनों ही सही है इसका मतलब, इसमें बी भी सही है और सी भी सही है। वैसे अक्सर लोगों को ऐसा लगता है कि दोनों स्ट्रॉन्ग हो तो फिर फेनोल्फथलीन यूज़ किया जाता है, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है, मतलब कॉन्सेप्ट ये नहीं है। वीक एसिड वीक बेस हो तो उस सूरत में भी मिथाइल ऑरेंज इस्तेमाल करते हैं, वो मिथाइल ऑरेंज यूज़ करते हैं। तो उसका बी सी दोनों करेक्ट है। समझ गए। वैसे ज़्यादातर बच्चे कहते हैं सी ऑप्शन लगाते हैं उसका, लेकिन बी भी करेक्ट है कॉन्सेप्चुअली अगर देखा जाए तो। यस, व्हाट हैपेंड? कुछ आंसर समझ में आ रहा है इसका और कुछ? क्या फिर बताएं? नहीं, वो मैं इसकी बात ही नहीं कर रहा ना, ये तो उसका नेचर है, नेचर की। वहाँ पर कह रहे हैं कि जब हम फेनोल्फथलीन को एज इंडिकेटर इस्तेमाल करते हैं तो सूरत में हमारे पास जो दो सब्सटेंस होते हैं ना, एसिड और बेस, वो कैसे होने चाहिए, तो उसका इससे लिंक नहीं करता कि वो खुद क्या है, ठीक है। तो ये है कि बी सी दोनों करेक्ट है, बस सब देख सकते हैं, ठीक है। गलत है MCQ है, वरना सिंपल और कुछ भी नहीं। नेक्स्ट है 28 है, H3PO4 डिजॉल्व्स इन वाटर एंड आयनाइज एज फॉलोज। H3PO4 जो फॉस्फोरिक एसिड है हमारे पास, इसको जब पानी में डिजॉल्व करेंगे तो किस तरह से आयनाइज होगा ये बताएं? पानी में डालेंगे तो कैसे आयनाइज होगा इन 5 ऑप्शन में से? नहीं पता? इट्स वेरी सिंपल। ये ऑप्शन होगा ना भाई, H3 है तो 3 H प्लस आयन बनेंगे, और H की 3 वैलेंसी है तो PO4 में -3 वैलेंसी है, तो ये हमारे पास जो है वो फॉस्फेट आयन हमारे पास बन जाएगा PO4 -3। एक फॉस्फेट आयन बनेगा और 3 H प्लस आयन बन जाएंगे। नेक्स्ट है, बफर सॉल्यूशन इज यूज टू डैश। pH को मेंटेन करने के लिए इस्तेमाल करते हैं बफर सॉल्यूशन को।
सी ऑप्शन, ठीक है। ऑक्सीडेशन नंबर ये तो अभी चला गया, बताया था ना इसका, तो क्या 0 ही आंसर है, ठीक है। ऑक्सीडेशन नंबर फ्री स्टेट पे pH ऑफ अ सॉल्यूशन इज 7, 8 रिप्रेजेंट्स डैश। अगर pH 7 है तो कैसा सॉल्यूशन है, सी ऑप्शन ना, पॉइंट ऑफ न्यूट्रलिटी। अगर pH 7 हो गया तो वो सॉल्यूशन न्यूट्रल हो गया, न्यूट्रलिटी पॉइंट है ये। ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर H2 इज लिबरेटेड एट डैश। वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो H2 कहाँ पर लिबरेट होगा, वाटर है ना भाई, H प्लस है और O माइनस है, तो ये तो हमारा कैटाइन है और ये हमारा एनाइन है। तो कैटाइन है तो ये हमारा लिबरेट होगा कैथोड पर, और ये एनाइन है तो ये हमारा लिबरेट होगा किस पर भाई, एनोड पर। तो इसका आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, कैथोड आ जाएगा, बी ऑप्शन, सही है। सिंपल एमसीक्यूज है, उतना मुश्किल नहीं है, सारे हो जा रहे हैं इजीली। The pH of a solution contains 10 to the power -5 मोलर H प्लस आयन कंसनट्रेशन। मतलब pH बताइए उसका कितना निकलेगा। हाँ सिंपल है ना भाई, देखो अगर कोई 0.1 लिखा हुआ है तो ये तो 10 की पावर -1 है ना, तो pH 1 आ गया। अगर 0.01 लिखा हुआ है तो 10 की पावर -2 है, तो pH कितना आ गया, 2 आ गया। 0.001 है, ये 10 की पावर -3 लिखा हुआ है तो pH 3 आ गया। 0.0001 है तो ये 10 की पावर -4 है तो pH कितना आ गया, 4 आ गया। तो अगर पावर की सूरत में लिखा हुआ है तो जो पावर ऊपर लिखा हुआ है वही pH है, तो 4 हमारा pH है, दैट्स इट। तो ये सिंपल शॉर्टकट है ये। $35 है, a sample of air was bubbled into pure water. The pH of water slowly changes from 7 to 6. Which gas in the sample caused this change? मतलब कि एक एयर जो है ना वो डाला गया है प्योर वाटर के अंदर, मतलब बबल किया जा रहा है, उसको बबलिंग की जा रही है। वाटर है, ये हमारे पास वाटर है जिसका pH हमारे पास है 7। इसके अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं कि एयर डाल रहे हैं, हवा डाल रहे हैं। एयर के अंदर आपको पता है मल्टीपल गैसेस हमारे पास मौजूद है, ठीक है, अलग अलग गैसेस हैं। एयर इसके अंदर हम लोग डाल रहे हैं। एयर के डालने पर हो क्या रहा है कि इसका जो pH है जो 7 था, 7 से 6 हो जा रहा है, मतलब ये जो एसिडिक हो जा रहा है। तो ऐसी क्या चीज़ इसमें डिज़ोल्व हो रही है जो इस लिक्विड को, कार्बन डाइऑक्साइड डिज़ोल्व हो रही है। यस, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जो कार्बन डाइऑक्साइड जब वाटर में डिज़ोल्व होता है तो इससे हमारे पास क्या बनता है बेटा, H2CO3 बनता है ना भाई। एक वीक एसिड बनता है H2CO3, इसका क्या नाम होता है, दिस इज कॉल्ड कार्बोनिक एसिड। तो चूँकि कार्बोनिक एसिड की मैन्युफैक्चरिंग हो रही है तो उससे क्या हो रहा है, एक एसिड बन रहा है तो pH ड्रॉप करेगा, 7 से डाउन आएगा, बिलो आएगा, तो उससे स्लाइटली एसिडिक हो जाएगा। तो एयर के ऐड करने पर, तो एयर में ऐसी कौन सी चीज़ है जो ऐसा कर रही है, तो भाई कार्बन डाइऑक्साइड कर। समझ गए तो मसला, नो इशूज सो फार, ऑलराइट। 37 विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इन अ 1 मोलर मोल पर DM क्यूब सॉल्यूशन हैज द लोएस्ट pH वैल्यू। किसकी pH की वैल्यू सबसे कम आएगी, ऐसे ढूंढ लो, वो भी स्ट्रॉन्ग। बताओ भाई, HCl के pH की वैल्यू सबसे कम आएगी, क्योंकि A और D तो हो ही नहीं सकता था, दे आर बेसिस। अगरचे C भी एसिड है, इथेनोइक एसिड, बट दिस इज अ वीक एसिड बिकॉज इट इज एसिटिक एसिड। सो दैट्स वाई कि लोएस्ट pH हमारा HCl का आएगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, जो हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है, दैट्स इट। तो थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट आपका होना अगर, तो आप चीज़ें आराम से आंसर दे सकते हैं। कॉन्सेप्ट अच्छा होना चाहिए। एसिटिक या सिट्रिक की pH खट, अब देखो वैल्यू तो याद नहीं रख सकते हैं सबकी, टेस्ट करके देख लेते हैं। अब आपने सिरका भी चखा है और आपने नींबू का रस भी चखा है, लेकिन मसला है कि नींबू का रस जो है ना सिट्रिक एसिड। अब बात करते हैं तो
हमारे पास दोनों ही चीज़ें जो है ना वो डाइल्यूट स्टेट में हमारे मतलब कंसनट्रेटेड स्टेट में नहीं होती हैं। मतलब सिट्रिक एसिड जो है वो भी प्योर नहीं होता पानी की, उसमें नींबू के अंदर पानी के साथ मिला हुआ होता है। इस तरह विनीगर जो यूज़ करते हैं घरों पे तो वो भी पानी के साथ मिला हुआ ही होता है। तो एक तरह से देखा जाए तो अब हम एक्चुअल अगर पे आए तो एसिटिक एसिड की pH वैल्यू कम होती है, सिट्रिक एसिड की ज़्यादा होती है। मतलब एसिटिक एसिड ज़्यादा एसिडिक होता है बनिस्बत सिट्रिक एसिड के। तो ये सिंपल, अब इसको अगर आप देखेंगे, बल्कि आई थिंक सो कि शायद सिट्रिक एसिड को ज़्यादा होना चाहिए स्ट्रॉन्ग। एक मिनट, ज़्यादा खट्टा खट्टे गिलास है तो मैं नहीं देख रहा इसको, चूँकि फिर कंसनट्रेशन का फ़र्क आएगा। मैं इस तरह से देख लेता हूँ कि एसिटिक एसिड ही है ना। चलो देखता हूँ, सवाल तो अच्छा है लेकिन आया नहीं है कभी, बट देख लेते हैं कि हमारे पास ये एसिटिक एसिड है, ठीक है। और सिट्रिक एसिड आपको पता है ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। तो दिस इज़ द फॉर्मूला ऑफ सिट्रिक एसिड। ये ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड है। अब अगर हम एसिटिक एसिड की बात कर सकते हैं तो ये सिर्फ एक, देखो एक H+ यहाँ से ना रिलीज़ कर सक रहा है बस, जबकि जो एसिट्रिक एसिड है वो यहाँ से 3 तरफ से H+ दे सकते हैं। और ये जो अल्कोहलिक ग्रुप इसमें लगा हुआ है ये खुद भी एसिडिक होता है। अल्कोहल एसिडिक नेचर का होता है, सिंपल जानते हैं। तो इस तरह से ये तो इसका एक मॉलिक्यूल 1 H+ दे रहा है, इसके एक मॉलिक्यूल जो हमारे पास जो है वो 4 H+ दे रहा है। तो हम कह सकते हैं इस वजह से सिट्रिक एसिड जो है वो ज़्यादा एसिडिक होगा बनिस्बत एसिटिक एसिड के, ठीक है। या pH वैल्यू उसकी कम होगी, मतलब चक के तो हम देख सकते हैं, लेकिन फिर वही बात है ना, डाइल्यूशन किसी की कम है किसी के ज़्यादा है, तो वैसे भी टेस्ट समझ में नहीं आएगा। नहीं, वो भी डाइल्यूट ही है। सिट्रिक एसिड जो रियल बनेगा वो लेबोरेटरी में बनेगा एक्चुअल 100% प्योर। देखो हर चीज़ जो नेचुरली आती है वो हर चीज़ कंसनट्रेटेड नहीं होती है। बहुत सारी चीज़ें डाइल्यूट होती हैं जो नेचर में एग्जिस्ट करती हैं बट डाइल्यूट है। बात समझ में आ रही है? 100% कंसनट्रेटेड नहीं होती है। जैसे हमारे स्टमक में HCl पाया जाता है, वो HCl 100% कंसनट्रेटेड नहीं होता है, वो भी इट्स डाइल्यूट ही होता है थोड़ा। 100% होगा तो वो तो डैमेज कर देगा पूरी बॉडी को, जो इंडस्ट्री में बन रहा होता है वो तो पूरी तरह से बॉडी गला देगा आपकी वो ओवरऑल। अगर से स्टमक के जो वॉल होते हैं वो बहुत टफ होते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी 100% HCl में ये कैपेबिलिटी है कि उस वॉल को भी मेल्ट कर सकता है, वो कोरोड कर सकता है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि बॉडी में हर जो चीज़ है ना वो प्योर स्टेट है। हाँ, कह सकते हैं फ़ायदेमंद हो सकती है, ऑर्गेनिक है वो चीज़, लेकिन वो चीज़ कंसनट्रेटेड नहीं है, ये ज़रूरी नहीं है। बस समझ में आ रही है? एसेंस जो होते हैं ना वो कंसनट्रेटेड होते हैं। मिसाल के तौर पे जैसे कि कोई भी एक, जैसे सेब के अंदर से मैलिक एसिड निकलता है, लेकिन सेब के अंदर जो मैलिक एसिड है वो हमारा डाइल्यूट है, वो कंसनट्रेटेड नहीं है। और यही नेस्ले कंपनी के अंदर जो मैलिक एसिड बना रहे होता है वो 100% प्योर होता है। तो वो सिर्फ एक, अगर वो मिसाल के तौर पे अगर वो सिर्फ 1 कप अगर 100% कंसनट्रेटेड मैलिक एसिड है, उससे वो 100 डब्बे जूस के बना सकते हैं। कि उसके भाई जो एप्पल जूस होता है उसका नेस्ले फ्रूटा का, तो कहने का मकसद है कि वो कंसनट्रेटेड लैब पे बनाया जाता है, नेचर में भी एग्जिस्ट नहीं करता है। नेचर में भी चीज़ें डाइल्यूट ही होती हैं। दूध में जो लैक्टिक एसिड है वो डाइल्यूटेड लैक्टिक एसिड है, 100% प्योर लैक्टिक एसिड नहीं है, वो कंसनट्रेटेड नहीं है। वो बात समझ में आ रही है? पानी की मिलावट है। इस तरह नींबू से जो रस निकल रहा है उसमें पानी मिला हुआ है, नींबू का रस के साथ पानी भी निकल रहा है उसके साथ है, सिर्फ 100% सिट्रिक एसिड नहीं निकल रहा उसके अंदर से। ऑक्सैलिक एसिड, जैसे कि ऑक्सैलिक एसिड प्योर स्टेट में जो होता है ना, जैसे टमाटर से ऑक्सैलिक एसिड निकलता है, लेकिन वो ऑक्सैलिक एसिड जो है वो प्योर नहीं होता, डाइल्यूट होता है। यही ऑक्सैलिक एसिड जब लैब में देखते हैं तो आपको एक पाउडर जैसा मिलता है, ये वाइट कलर का, वो प्योर होता है 100%, वो सॉलिड होता है। और टमाटर में तो लिक्विड निकल रहा है, तो वो लिक्विड क्या है, पानी में मिला हुआ है, वो डाइल्यूट है। समझ गया? तो नेचर में हर चीज़ कंसनट्रेटेड नहीं होती है। समझ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब्स द प्रोसेस अकरिंग इन द इलेक्ट्रोड व्हेन मोल्टन सोडियम क्लोराइड इज इलेक्ट्रोलाइज्ड? जब मोल्टन NaCl को इलेक्ट्रोलाइज करते हैं तो क्या होता है, एनोड पे क्या मिलता है, कैथोड पे क्या मिलता है? दैट्स इजी, बता दो। पता है एनोड पे क्या होती है, कैथोड पे? एनोड ये तो हमें पता ही है, एनोड पे ऑक्सीडेशन होती है, कैथोड पे रिडक्शन होती है। सी ऑप्शन हो जाएगा। तो ये तो उसका लिंक ही नहीं कर रहा है, तो हमें ऐसे ही पता है। सही है। अच्छा, जैसे हमें सिंगल क्लास है ना, तो इस वजह से
अब जो बच्चों को पता है कि सर तो रिकॉर्डिंग वैसे डाल देंगे उठा के, तो वैसे भी नहीं आते, इतना दूर कौन चल के है। बट क्लास में क्वेश्चनिंग वगैरह कर सकते हैं। अगर फिजिक्स होते तो सब लाजमी आ जाते हैं, तो रिकॉर्डिंग नहीं होती इसमें, दैट्स व्हाई। अब ऐसा नहीं कि मेरी बात समझ में नहीं आती, बच्चों को समझ में आती है, लेकिन वो कि आसानी है घर बैठ के पढ़ लेते हैं, तो दैट्स व्हाई वो बच्चे। अब ये अगर मैं रिकॉर्ड ना करूँ तो टेंशन हो जाएगी सबको, ये क्या होगी। कोई बात नहीं, लेकिन चलो ठीक है। क्वेश्चनिंग हो सकती है, क्लासरूम में आते हैं तो सवालात हो जाते हैं। लेक्चर तो आपको वैसे भी घर पे मिल सकते हैं मेरे सारे, वो तो फिर तो ज़रूरत ही नहीं थी। लेकिन ये है कि सवालात आप कर सकते हैं जो चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही है। नेक्स्ट है, इन द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ दिस द सब्सटेंस लिबरेटेड एट द एनोड इज डैश। ईजी है। एनोड पे क्या आएगा? कॉपर आएगा, क्लोराइड आएगा। यार कॉपर कब से आ गया? क्या हो गया, दिमाग ख़राब हो गया क्या? यार CuCl2 है, +2 -2, ये कैटाइन हुआ, ये एनाइन हुआ, तो ये गया कैथोड पर, ये गया एनोड पर। तो एनोड पर क्या गया? क्लोराइड आइन गया ना भाई। ये तो सिंपल बात है, इसमें कौन सी मुश्किल चीज़ है। सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 35 है। यहाँ सीक्वेंस अलग चल रहा है, ये सीक्वेंस हमारा 35 का चल रहा है, क्वेश्चन नंबर 35 चल रही है। तो ये मोलैरिटी ऑफ 10 ग्राम ऑफ NaOH डिसॉल्व्ड इन 1 dm³ सॉल्यूशन इज डैश। दैट्स इजी। 0.25 डायरेक्ट बता दूँ ना, समझ में आ रहा है कैसे? 10 ग्राम का मोल निकाला तो मोल 0.25 है, डिवाइड बाय 1 किया तो 0.25 भी आ गया, क्योंकि मोलैरिटी क्या? मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब। सही है। तो मसला नो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 सही है। अ सॉल्यूशन विच टेंड्स टू रेजिस्ट चेंज, है तो अब हो गया अभी बफर सॉल्यूशन। मुश्किल सवाल है तो मज़ा आएगा, ये तो सर आसानी है अभी फिलहाल। देखते हैं, इसका पास पेपर कहीं आसान आए हुए इसमें, ठीक है। विच इंडिकेटर हैज़ ग्रीन कलर इन न्यूट्रल सॉल्यूशन? यस, यूनिवर्सल इंडिकेटर बी ऑप्शन। हमें सारे कलर्स के जैसे पता होना चाहिए ना, जैसे हमारे पास चार है, एक लिटमस है, एक फिनोल्फ्थलीन है, एक मिथाइल ऑरेंज है, और एक हमारे पास है यूनिवर्सल इंडिकेटर। मिथाइल रेड होता होगा, लेकिन हम मिथाइल ऑरेंज ही पढ़ते हैं। तो बस ये है कि इसका सिंपल है ना कि एसिड बेस न्यूट्रल, इसे याद रखना है। तो एसिड बेस न्यूट्रल के लास्ट से लिटमस पेपर का याद रखेंगे RBP, और फिनोल्फ्थलीन का होगा CPC, मिथाइल ऑरेंज का हो जाएगा RPG, नहीं मिथाइल ऑरेंज का हो जाएगा रेओ, और यूनिवर्सल इंडिकेटर का हो जाएगा RPG। ऐसे ही होता है ना भाई। लिटमस पेपर एसिड में रेड, बेस में ब्लू, और न्यूट्रल में पर्पल। फिनोल्फ्थलीन एसिड में कलरलेस, बेस में पिंक और न्यूट्रल में कलरलेस। मिथाइल ऑरेंज एसिड में रेड, बेस में येलो और न्यूट्रल में ऑरेंज। यूनिवर्सल इंडिकेटर एसिड में रेड, बेस में ये पर्पल हो गया और न्यूट्रल में ग्रीन। तो इस लिहाज से ये हमारा इंडिकेटर चार्ट हो जाता है। तो ग्रीन कलर न्यूट्रल सॉल्यूशन में, जाहिर सी बात है, इंडिकेटर जो है हमारा यूनिवर्सल इंडिकेटर का होता है। वैसे भी बाकी कोई इंडिकेटर जो इसका ग्रीन कलर आता ही नहीं कभी भी। लिटमस हो गया, या मिथाइल ऑरेंज हो गया, या फिर फिनोल्फ्थलीन, ये कभी भी ग्रीन कलर देते ही नहीं है, ना एसिड में, ना बेस में, नहीं न्यूट्रल में। ग्रीन कलर सिर्फ यूनिवर्सल में ही आता है, वो भी न्यूट्रल में। तो यूनिवर्सल इंडिकेटर इसको हम कहते हैं। सवाल नहीं किया होगा आपने, बट होता है। समझ में आ गई बात? तो मसला नेक्स्ट है, व्हाट विल मेक एन इलेक्ट्रोलाइट? सॉल्ट डिजॉल्व इन वाटर इलेक्ट्रोलाइट बन जाएगा? बिल्कुल बनेगा। शुगर डिजॉल्व इन वाटर नॉन इलेक्ट्रोलाइट होगा। सॉल्ट डिजॉल्व इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट,
नहीं नहीं नहीं, यहाँ पर यार स्पेस डालना भूल गया ये। अब समझ में आ गया। ये सॉल्ट डिजॉल्व इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, अब हो गया नॉन इलेक्ट्रोलाइट। तो इनऑर्गेनिक मिला कर लिख रहा है ना, तो ऐसा लग रहा है इनऑर्गेनिक हो, ये स्पेस होना चाहिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्वेश्चन 39 है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, जो खुद रिड्यूस हो जाए, सामने वाले को ऑक्सीडाइज कर दें। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है ना, वो इट सेल्फ क्या हो रहे होते हैं, इट सेल्फ रिड्यूस हो रहे होते हैं, इट सेल्फ इनकी रिडक्शन चल रही होती है। रिडक्शन का मतलब क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो खुद इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहे होते हैं, सामने वाले को दे रहे होते हैं, तो क्या हो जाएगा, प्रॉपर्टी ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट खुद क्या करता है, वैसे तो इलेक्ट्रॉन खुद रिड्यूस होता है और सामने वाले को ऑक्सीडाइज करता है। तो इलेक्ट्रॉन देता है, मतलब ना डोनर होना चाहिए, भी होना चाहिए ना, इलेक्ट्रॉन डोनर होता है। वैसे बनता तो इलेक्ट्रॉन लेके ही है, लेकिन जो बाद में करता है क्या, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा होता है। तो प्रॉपर्टी उसकी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग प्रॉपर्टी होती है। सही है। Next, 18 gram of glucose in 1000 gram of solution of glucose, the molar concentration of glucose is dash. मोलर कंसंट्रेशन बतानी है। मोलर कंसंट्रेशन से मतलब मोलैरिटी, मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन ऐसे ही आ जाएगा। 18 ग्राम 18 डिवाइड बाय 180, 0.1 आ गया, मोल डिवाइड बाय है 1000 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज। हो ही नहीं सकता, नामुमकिन है सवाल ये। ml होना चाहिए ना यहाँ पर, ये ml होगा तो होगा ना भाई, 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज, वरना मोलैरिटी निकलेगी नहीं, कभी भी मोलैरिटी निकल जाएगी। तो 1000 ml मतलब 1 लीटर हो गया, आंसर आ गया हमारा 0.1 मोल। तो सवाल में मसला था, वरना आंसर नहीं आता इसका। समझ गए। तो हमेशा मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय लीटर्स ऑफ सॉल्यूशन होता है ना भाई, ग्राम ऑफ सॉल्यूशन तो नहीं होता, या केजी ऑफ सॉल्यूशन तो नहीं होता। द डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस इज 1.5 ग्राम पर ml, व्हाट विल 100 ml ऑफ इट्स वेट बी। कॉमन सेंस का सवाल दिया ये, तो उसका ताल्लुक केमिस्ट्री से है ही नहीं। कह रहे 1.5 ग्राम पर ml एक सब्सटेंस की डेंसिटी है, बताओ सब्सटेंस का 100 ml का वेट कितना होगा। तो 1 ml का वेट 1.5 ग्राम है, तो 100 ml का कितना होगा, 150 ग्राम हो जाएगा। क्या सही है ना भाई। तो डेंसिटी अगर 1.5 ग्राम पर ml का है, तो 100 ml का 150 हो गया, मल्टीप्लाई कर दिया 100 से। तो ये तो कॉमन सेंस का सवाल है, केमिस्ट्री तो है नहीं इसमें। नेक्स्ट है क्वेश्चन 42, सुपर ऑक्साइड्स आर एक्सप्रेस्ड एज। सुपर ऑक्साइड क्या होते हैं, उनमें ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है। मुझे तो लगता है कोई भी नहीं है ना। देखो ऑक्सीजन जो है ना, वो -2 हो सकता है, -1 हो सकता है, और -1/2 हो सकता है। ठीक है। तो अगर हम इसको देख लें कि ये हमारे पास है, दिस इज नॉर्मल ऑक्साइड, दिस इज पेरोक्साइड एंड दिस इज सुपर ऑक्साइड। अच्छा, अगर दो का अगर हम मान लेते हैं O2 करके देखते हैं, अगर वैसे -1/2 तो है ही नहीं कहीं पर भी नहीं इसमें। चलो मान लेते हैं कि O2 में 2 बार मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये O2 के लिए -1/2 और फिर प्लस -1/2 हो जाएगा। तो 2 -1/2 को प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। ये -1/2 और -1/2 कितना हो जाएगा ये, मतलब लाइक इसमें देखने तो ज़रा, ये तो सवाल ही अजीब है। O2 देखो, वो -2 तो नहीं होगा, ये हमारा नॉर्मल है, वो -1 पर है। बी और सी में आ जाओ। ठीक है।
अब 2 ऑक्सीजन के लिए क्या निकलेगा ऑक्सीडेशन नंबर, अगर हम ऐसे देख लेते हैं -12 इंटू -12 तो -1/4 हो जाएगा। नहीं, -12 मल्टीप्लाई बाई 2 कर लेते हैं 2 के लिए, तो -12 मल्टीप्लाई बाई 2 क्या आ गया, 2 कट गया ये, तो शायद ये हो जाए, सी हो जाए, O2 -1, है ना। वैसे होता क्या है कि वो -12 ही लिख रहे होते हैं, लेकिन शायद उन्होंने 2 लगा कर लिख दिया, तो ये हाफ को हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो वो -1 आ गया, O2 -1। सही है, तो ऐसे लॉजिक बना रहा हूँ मैं इसके अंदर, ठीक है। वरना अक्सर -12 ही लिख रहे होते हैं, लेकिन अकेले O के लिए, O2 के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। सही, आगे बढ़े। ये भी एक बेसिक सवाल है, आई थिंक इस चैप्टर से नहीं है, ये सेकेंडरी का सवाल है। क्या है SiO2? ये हो जाएगा सिलिकॉन डाइऑक्साइड भी, यही सैंड, यही सिलिका है ना भाई, रेत जिसको हम कहते हैं। ये तो चैप्टर का नहीं है। एक्सक्लूशन इन द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस NaCl विथ इनर्ट इलेक्ट्रोड, व्हाट प्रोडक्ट विल फॉर्म ऑन इलेक्ट्रोड। मतलब कैथोड पे क्या बनेगा, एनोड पर क्या बनेगा, कहने का मकसद इस तरह से। देखो भाई सिंपल, हम क्या कह रहे हैं यहाँ पर, सबसे पहले तो हमारे पास मोलैरिटी जो है ना वो बराबर होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय लीटर्स ऑफ सॉल्यूशन या DM³ ऑफ सॉल्यूशन। अब अगर आपको मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकालना है तो मोल बराबर किसके होता है, मास ओवर मोलर मास। तो मास है 2.54 और ये हमारा I2 है ना, तो 254 हो गया ये, क्योंकि 127 मल्टीप्लाई बाय 2 हुआ ये, ठीक है। अब ये 1 हो गया और ये 1 से कट गया ना, लेकिन यहाँ पर जाहिर सी बात है कि 2.54 है तो 0.01 हो गया ये, सही है। तो अब हम क्या करना है, 0.01 को हमें डिवाइड कर देना है DM³ ऑफ सॉल्यूशन से। अब DM³ ऑफ सॉल्यूशन हमारे पास कितना है, 250 cm³ है, मतलब ये हमारे पास 0.25 हो गया। यहाँ पर 0.01 डिवाइड हमारे पास हो रहा है 0.25 से, ऐसे हो रहा है ना। अब ये अब बताओ कितना आएगा इसको, ये सॉल्व होगा, वो पिछले वाले में आंसर ही नहीं आएगा। बताएं, यहाँ पर 0.01 डिवाइड बाय 0.25, आपने क्या किया इसको, पॉइंट के बाद नीचे आपने 2 0 लगा दिया, सही, और फिर ये वाला पॉइंट ऐसे छोड़ दिया, इसका पॉइंट के बाद 2 0 आपने यहाँ लगा दिया, ऐसे क्या हो गया। फिर आपने यहाँ से इसको 2 0 कैंसिल कर दिया, बिल्कुल सही है, ओके, अच्छा सही काम किया आपने। तो 1/25 ये हमारे पास आ गया ना। इसको अगर आप 1/25 इस तरह 1 है और यहाँ पर ये 25 है, तो 0 से पॉइंट लगाया तो 1 0 यहाँ आ गया, फिर 1 0 लगाया, सही है बिल्कुल, और फिर यहाँ 4 लगा कर आपने 100 कर दिया, सही किया आपने, सही है। यहाँ पर सी ऑप्शन आया 0.04। मतलब मेथड में मसला नहीं था, मैं तो कैलकुलेशन आप लोगों से चाह रहा हूँ आप लोग करो यार, क्योंकि मैं तो कर ही दूंगा इस तरह से ये सब कुछ करके, लेकिन आप निकालो ना यार, जैसे इस बच्चे ने निकाला, ठीक है। मुझे लगता है आपको थोड़ा फास्ट होना चाहिए इस काम के अंदर, ठीक है, सही। वो हाँ, वो गलती में शुरू में कर रहा था, मैंने I2 नहीं देखा था तो ये मसला आ रहा था। अब तो मसला नहीं था, अब तो सही आंसर, सही है। तो डायरेक्ट निकालें, उसको बताएं कैसे आता है। तो मुझे तो ऐसे करना पड़ता है, लेकिन आप कोशिश करना पैसे ना करें, आप डायरेक्टली बता दें। आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए यार, आप सुबह से रात तक यही काम कर रहे हो, तो आप प्रैक्टिस हो, आप डायरेक्ट बताओ ना यार कि ये चीज़ ऐसे आ रही है। मेरी तो मैथ्स वीक है, इसलिए मुझे तो करना पड़ता है भाई, नाम मजबूरी है मेरी, लेकिन आप डायरेक्ट बताओगे ना भाई कि ये चीज़ ऐसे सर डायरेक्ट आंसर आ रहा है, सही बात है ना भाई, क्योंकि आप लोग फिजिक्स पढ़ते हो, केमिस्ट्री में तो न्यूमेरिकल गिनती के होते हैं 1 2, इसमें काम थोड़ी ना इतना। चलो आ जाओ, इसका बताते हैं ज़रा। मेटल कैपिटल M फॉर्म्स अ कार्बोनेट, आई थिंक M2CO3 इस तरह से लिखा भाई है, M2CO3 थ्राइस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फार्मूला फॉर द कॉरस्पॉन्डिंग हाइड्रोक्साइड ऑफ M। अगर इससे का अगर हाइड्रोक्साइड बना लेंगे तो उसका क्या फार्मूला निकल जाएगा। तो देखो M के ऊपर वैलेंसी क्या आ रही है, इससे क्या पता लगे, इस फार्मूले को देखकर ऊपर वाली इंटरचेंज करो ना वैलेंसी, क्या +3 है और ये -2 है, तो अगर ये +3 और ये -1 है तो क्या हो जाएगा, ये फार्मूला आएगा हाइड्रोक्साइड का MOH3,
डी ऑप्शन करेक्ट, सही है। मतलब वहाँ पर ऊपर दिया हुआ था वो एक मैग्नीशियम एम मेटल कार्बोनेट, और वहाँ से हमने देखा कि यार वैलेंसी +3 आ रही है, हमने हाइड्रोक्साइड के लिए लगा दिया उसको, सही है। आसान है, एमसीक्यू मुश्किल नहीं है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द वैलेंसीज ऑफ अ मेटल एम आर +2 एंड +3 and it combines with a radical x of valency -1, the possible formula of the compound formed will be। वो सिंपल, एक मेटल है जिसकी वैलेंसी +2 भी है और उसकी वैलेंसी +3 भी है। अब ये कंबाइन कर एक एलिमेंट x से जिसकी वैलेंसी क्या है -1 है, तो बताएं इसका फॉर्मूला क्या क्या बन सकता है। तो पहले में क्या फॉर्मूला बन सकता है, यस mx2 बन सकता है, ये पहले के लिहाज से फॉर्मूला mx2, और इसके लिहाज से क्या बन सकता है mx3, तो क्या आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा mx2 mx3। समझ गए। तो बेसिक है, फॉर्मूला बनाना अगर आपको आता है तो आपके लिए कोई मुश्किल नहीं, आपको पता है कैसे होता है, वैलेंसी इंटरचेंज कैसे करते हैं, सही है। Which of the following will balance the given equation, मतलब बैलेंस करने इस इक्वेशन को कोफिशिएंट लगाकर, वेरी इजी, और कोई कर सकता है। यहाँ 2 लगा दो, यहाँ 3 लगा दो, यहाँ 2 लगा दो, हो गया बैलेंस। तो 2 3 2, तो उसमें क्या था, कुछ भी नहीं, ये तो 9th क्लास का बच्चा भी कर ले, ठीक है। मतलब ऐसा अजीब सा लिखा होता है, बच्चे टेंशन में आते हैं, पता नहीं क्या सवाल है, तो बस बोले कोफिशिएंट बताओ x y z, और क्या। हाउ मेनी मोल्स ऑफ आयंस आर देयर इन 0.5 मोल्स ऑफ एक्वस सल्फ्यूरिक एसिड सॉल्यूशन, मतलब 0.5 मोल एक्वस सल्फ्यूरिक एसिड सॉल्यूशन में कितने आयंस होंगे। हाउ मेनी मोल्स ऑफ आयंस आर देयर, देखो H2SO4 है ना भाई, जब ये पानी में डालो उसको तो H+ में ब्रेक हो जाएगा और SO4 -2 में लोगों को ऐसे करके बैलेंस कर लेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब कि हमारे पास जो 1 मोल आयन है, अगर हमारे पास 1 मोल ये है, तो यहाँ 2 मोल ये प्रोड्यूसर और 1 मोल ये, तो ओवरऑल हम कह सकते हैं कि जो आयन्स है वो 3 मोल्स प्रोड्यूस कर रहा है, 1 मोल। 1 मोल सल्फ्यूरिक एसिड 3 मोल आयन प्रोड्यूस कर रहा है। अच्छा, अगर इसको 0.5 मोल अगर हम कर दें तो ये 1 मोल हो जाएगा और ये आधा हो जाएगा ना सारा का सारा, तो ओवरऑल 1.5 मोल प्रोड्यूस हो जाएगा। इसी ऑप्शन कि अगर आधा मोल आपका अगर सल्फ्यूरिक एसिड है तो वो ओवरऑल जो आइंस प्रोड्यूस करेगा वो कितने मोल होंगे, तो सिंपल वो हमारे जो है वो कितने मोल्स हो जाएंगे, लाइक 1.5 मोल। तो मैं कैसे किया मैंने, इस स्टेशियोमेट्री का तुम्हारे कल असल में ये तो यहाँ आगे, ये तो स्टेशियोमेट्री होती है, रिलेशनशिप जो हम करते हैं। फिर 52 हो गया, 53। व्हाट इज़ द pH ऑफ, ये तो डायरेक्ट बताओ, लगा भैया 5, ठीक है। नेक्स्ट, व्हेन HCl aqueous is exactly neutralized by NaOH, the hydrogen ion concentration in the resulting mixture is dash। कहने के जब HCl aqueous को NaOH से न्यूट्रलाइज किया जाएगा तो हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन रिजल्टिंग मिक्सचर में वो कैसी होगी, किससे भाई, HCl है ना भाई, HCl है, इसको पानी में डाला, NaOH में डाला, तो आपका जो है वो क्या बना, NaCl बना और वाटर बना। तो द हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इन रिजल्टिंग मिक्सचर इज, न्यूट्रल सॉल्यूशन बनेगा ना, न्यूट्रल सॉल्ट है, तो H+ आयन होगा वो OH- आयन के बराबर होगा, तो बोलते न्यूट्रल है, क्या हो गया, C होगा ना यार, ऑलवेज इक्वल टू द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन, न्यूट्रल हो गया ना। और न्यूट्रल होने के लिए दोनों बराबर होने चाहिए, H+ OH-। अगर कोई एक चीज़ ज़्यादा हो गई तो न्यूट्रल थोड़ी ना हुआ है फिर ये, तो एसिडिक या बेसिक हो जाएगा, सही है। न्यूट्रल बन रहा है, NaCl क्या बन रहा है, NaCl नहीं दिख रहा है यहाँ पर, NaCl कौन सा सॉल्ट है, न्यूट्रल सॉल्ट नहीं है क्या, तो H+ OH- बराबर होंगे यहाँ पर, तभी तो न्यूट्रल सॉल्ट बन रहा है, समझ गए। 63, विच सॉल्यूशन इज मोस्ट कंसंट्रेटेड, इनमें सबसे ज़्यादा कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन कौन सा होगा इन चारों में से। वन मोल ऑफ सॉलिड डिसॉल्व इन 1 लीटर, ये 1 मोलर हो गया,
2 मोल 3 मोलर में 2/3 मोलर हो गया। 6 मोल 4 मोलर में 6/4 मोलर हो गया। 4 मोल 8 मोलर में 4/8 मोलर हो गया। हाईएस्ट वैल्यू कहाँ आ रही है? यस, ये ऑप्शन आ जाएगा। हाईएस्ट कंसेंट्रेशन इसी की आ रही है, 1 मोलैरिटी, बाकी सब तो 1 से कम ही है। सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 56। व्हाट इज द मोलैरिटी ऑफ KF सॉल्यूशन कंटेनिंग 116 ग्राम ऑफ KF इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन? सिक्स अपॉन 4, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4। हाँ, सी ऑप्शन होना चाहिए। सही कह रहे हो। 3/2 ज़्यादा होगा ना भाई, 1 से ज़्यादा हो जाएगा 3/2। अब कितना हो जाएगा? ऐसे देख लो, 3 हो गया, 0 2 लगाया 0.0। अरे यार, 2 1 ज़ा 2 और ये 1, यस 1.5 हो जाएगा। ठीक है, सिंपल। तो ज़्यादा हो गया नहीं। तो ये तरह नेक्स्ट है, मोलैरिटी बतानी है KF सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन की। इसमें 116 ग्राम KF है 1 लीटर सॉल्यूशन में। मतलब सिर्फ आप मोल निकाल लो तो मोलैरिटी निकल जाएगी, क्योंकि लीटर 1 है। तो 116 को डिवाइड किससे करते हैं? KF 39 + 19, ऐसा ही है। तो 18 हो गया, 3 4 5 58, आधा हो गया ना ये शायद। तो 1 और ये 2, तो 2 मोलर आएगा क्या? सही है। मतलब चूँकि मोल आ गया तो वही मोलैरिटी है, चूँकि डिवाइड तो 1 से ही करना है डेसीमीटर क्यूब के लिए। समझ गया सब? इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57 है, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट इज कॉल्ड मोलैरिटी ना कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन मतलब कि कितना सॉल्यूट सॉल्वेंट के अंदर मौजूद है। अब हम इसकी कंसंट्रेशन अलग अलग तरह से निकाल सकते हैं, मोलर कंसंट्रेशन, मोल फ्रैक्शन, परसेंटेज कंपोजिशन, नॉर्मेलिटी, ये सब जो है वो कंसंट्रेशन की यूनिट्स हैं अलग अलग। तो ये डेफिनेशन कंसंट्रेशन की है, मोलैरिटी की नहीं है। मतलब कंसंट्रेशन क्या चीज़ होती है कि सॉल्यूशन में कितना या सॉल्वेंट में कितना सॉल्यूट मौजूद है। अब उसको बताने के 10 तरीके हैं, यूनिट्स होती हैं वो अलग अलग। मोलैरिटी एक यूनिट है कंसंट्रेशन की। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 58 है, विच प्रोसीजर विल इंक्रीज द सॉल्युबिलिटी ऑफ KCl इन वाटर? KCl को पानी में ज़्यादा डिजोल्व करना है तो क्या करना पड़ेगा इसमें से? देखो ना आंसर, इसमें से देखोगे ना, ज़्यादा सॉल्युबल करना है। तो हल होने के बाद अब वो बचना शुरू हो गया है ना, अब आप उसको और सॉल्युबल करना चाहते हैं, मतलब आप उसको सुपर सैचुरेटेड करना चाहते हैं। क्या करना होगा? टेम्परेचर बढ़ा देंगे ना भाई, हाई टेम्परेचर पर सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी। 9 में पढ़ते हो यार, ये क्या हो गया भाई? टेम्परेचर बढ़ाएंगे, गर्म पानी में जल्दी डिजॉल्व होगा ना चीज़ ठंडे पानी के मुकाबले में। दैट्स इट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैटरी कंसिस्ट ऑफ विच टाइप ऑफ सेल? बैटरी में कौन से सेल होते हैं? देखो बैटरी जो है ना, बैटरी इज एक्चुअली द कॉम्बिनेशन ऑफ सेल ना, सेल का कॉम्बिनेशन है। बैटरी जो है वो पावर जनरेट करती है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल पावर जनरेट करती है, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स है। अब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या करती है बेटा कि ये हमारा केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करती है किसमें? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। इसी के मुकाबले में इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या करता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है केमिकल एनर्जी में। तो हम तो बैटरी की बात कर रहे हैं ना भाई, तो बैटरी में क्या करंट पैदा हो रहा है? जो बैटरी है, जो सेल है, जो भी सेल है, जो बैटरी है, अगर मिसाल के तौर पर रिमोट कंट्रोल है तो इसके अंदर सेल लगे हुए हैं। अभी जो सेल लगा हुआ है तो ये क्या कर रहा है? ये जो इसके अंदर केमिकल है वो इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस कर रहा है, तभी ये रिमोट कंट्रोल काम कर रहा है प्रोजेक्टर का। तो कहने का मकसद ये है कि लाइक, तो इसके अंदर कौन सा सेल है? ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है ना भाई, ये जो इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस कर रहा है केमिकल सेल एनर्जी के थ्रू। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या होता है? वो उल्टा करता है,
वो क्या करता है कि वो इलेक्ट्रिक करंट से फिर केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन चल रहा होता है। समझ गए? नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 60। गिवन द रिएक्शन दिस, इक्वेशन लिखी दी हुई है, विच एलिमेंट रिप्रेजेंटेड बाय एक्स इज यूज्ड इंडस्ट्रियली टू रिड्यूस द जिंक ऑक्साइड इनटू Zn। मतलब रिड्यूसिंग एजेंट बताने इन चारों में से क्या हो सकता है? ये तो ऐसे नहीं, रिड्यूसिंग एजेंट बताना है, रिड्यूस करना है ना जिंक ऑक्साइड को जिंक में। भाई आप सब जानते हैं, बहुत आसान बच्चों वाली बात है, ये मेटल सारे हमारे रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, सॉरी यस रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, और नॉन मेटल्स ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। ऐसा ही है। वैसे यहाँ पर जो है ना, एक मिनट, रिड्यूसिंग एजेंट यहाँ पर वैसे इसका आंसर हो जाएगा सी, कार्बन। कार्बन एक रिड्यूसिंग एजेंट हमारे पास होता है, बट वैसे कार्बन ही यूज़ होगा कि कार्बन यहाँ पे यूज़ होगा तो फिर ये अलग कर लेगा, जैसे मुख्तलिफ मेटल्स के लिए यूज़ करते हैं। यहाँ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ का मसला आ रहा है। अगर आपने पढ़ा ना, लेके खाना मज़े से, लेके खाना मज़े से, आला मन जो करे, ठीक है, उसके बाद फेंक दे कोई निगाहें, तो मतलब इस तरह से चलता है ना। छापा, अब यहाँ पर देखा जाए तो जिंक है ना, फेंक दे कोई निगाहें, कार्बन है यहाँ पर, ओके। अब ये जिंक यहाँ पर है, ये कार्बन है, ठीक है, और बाकी देखा जाए तो ये एलिमेंट्स है कॉपर वगैरह। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ के लिहाज से जो कार्बन है वो जिंक को जो है हमारे पास रिड्यूस कर सकते हैं। कार्बन वैसे आप सिंपल याद रखें कि कार्बन जो कोक है ना, इसका इस्तेमाल आपने पढ़ा होगा कि उसको एज ए रिड्यूसिंग एजेंट इस्तेमाल किया जाता है मेटलर्जिकल प्रोसेस के अंदर। कार्बन को जैसे हेमेटाइट ओर में आयरन को अलग करना है, इसके अलावा डिफरेंट और कॉपर की मेटलर्जी में भी इस्तेमाल किया होता है। तो कार्बन का यहाँ पर काम ये होता है कि कार्बन जो है एज ए रिड्यूसिंग एजेंट इस्तेमाल होता है किसी मेटल्स को रिफाइन करने के लिए, उनके ऑक्साइड को रिड्यूस करने के लिए। तो इसलिए सी ऑप्शन यहाँ पर याद ही कर लें, वरना वो सीरीज़ याद करना मुश्किल हो जाएगा आपकी, सीरीज से याद नहीं करते। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये हमारे पास एक इक्वेशन दी हुई है और कह रहे हैं कि व्हाट अकर्स ड्यूरिंग दिस रिएक्शन, इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, चेक करके बताएं। ये इक्वेशन है, आयोडीन तो -1 से 0 हो जा रहा है और ब्रोमीन 0 से -1 हो जा रहा है। तो आयोडीन तो खुद माइनस ऑक्सीडाइज हो रहा है, ब्रोमीन रिड्यूस हो रहा है। तो आयोडीन इज ऑक्सीडाइज एंड इट्स ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीजेस। ये तो हो रहा है, यही तो हो रहा है, आयोडीन ऑक्सीडाइज हो रहा है, उसका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रही है। बाकी चीज़ें नहीं हो रही है, वो पढ़ नहीं रहा मैं, आप समझ जाना खुद। सही है ना भाई? इसमें पता है क्वेश्चन 62 में कि विच हाफ रिएक्शन करेक्टली रिप्रेजेंट्स रिडक्शन, इनमें से रिडक्शन कहाँ शो हो रही है? रिडक्शन मतलब रिड्यूस इन चार्ज, चार्ज का कम हो जाना। तो कहाँ पर चार्ज कम हो रहा है, या फिर ये भी चार्ज कम होना, या फिर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन में तो रिडक्शन होती है ना, इलेक्ट्रॉन का गेन कहाँ हो रहा है इन चारों में से? देखो यहाँ पर क्रोमियम +3 से 0 हो गया, तो यहाँ तो चार्ज कम हो रहा है, यहाँ +3, यहाँ पे भी तो +3 से 0 ही हो गया। चलो ये तो नहीं हो सकता, 0 से +3 हटा दो, चार्ज का कम होना है ना, यहाँ पे भी 0 से +3 भी हटा दो।
अब ए और बी है ना यहाँ पर, मतलब गलत, यहाँ पर गलत ये शो हो रहा है ना कि देखो क्रोमियम +3 है ना, जब वो 3 इलेक्ट्रॉन लेगा तभी 0 होगा ना। क्रोमियम +3 है और वो 0 में कन्वर्ट हो रहा है, सही। यहाँ पर ये लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को कर रहा है देखा जाए तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन ये ए में ही हो रहा है ना, तो ये ऑप्शन करेक्ट है, सही है। तो इलेक्ट्रॉन का जो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वो हमारे रिडक्शन होता है, वो ए में होता है, वो दिख रहा है। ये बताए कार्बन के अंदर, सॉरी ये बेकिंग सोडा में सोडियम बाइकार्बोनेट जिसको हम बेकिंग सोडा भी कहते हैं, इसके अंदर कार्बन की ऑक्सीडेशन नंबर क्या निकलेगी? ये तो ऐसे निकालो यार, क्या निकलेगा? +1 +1 -6, क्या निकला? 4। इसका 4 निकला, माइनस का प्लस का 4। आता निकालना सबको, ये डायरेक्ट निकल जाएगा, सॉल्व करने की नीड ही कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच स्टेटमेंट करेक्टली डिस्क्राइब्स रिडॉक्स रिएक्शन? 4 स्टेटमेंट लिखे हुए हैं, बताएं इसमें से रिडॉक्स रिएक्शन कौन सा है, मतलब रिडॉक्स रिएक्शन क्या चीज़ होती है? 4 है स्टेटमेंट, लंबे लंबे स्टेटमेंट लिख दिए उन्होंने, कि बताएं कौन सा स्टेटमेंट जो है ना करेक्टली डिस्क्राइब कर रहा है रिडॉक्स रिएक्शन को। पहला है द ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन एंड द रिडक्शन हाफ रिएक्शन अकर्स साइमल्टेनियसली, ऐसा तो होता ही है। बाकी देखते हैं, द ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन अकर्स बिफोर, नहीं, साइमल्टेनियस रिएक्शन होते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। द ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन अकर्स आफ्टर द रिडक्शन, नहीं, द ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन अकर्स स्पॉन्टेनियसली बट द रिडक्शन हाफ रिएक्शन डज नॉट, ऐसा भी नहीं है, ये ऑप्शन ही है। मतलब रिडक्शन ऑक्सीडेशन एक साथ चल रहे होते हैं साइमल्टेनियसली, तो इसी को हम रिडॉक्स रिएक्शन के बारे में, ये सही बात है, रिडक्शन चल रहा होता है तो साथ साथ ऑक्सीडेशन भी चल रही होती है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 65, विच क्वांटिटीज आर कंजर्व्ड इन ऑल ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन? जब रिडॉक्स रिएक्शन करते हैं तो इसमें से कौन सी चीज़ बैलेंस रहती है? कर रहा है कभी आपने ये बैलेंसिंग इक्वेशन की या इलेक्ट्रॉन मेथड से? चार्ज ओनली, मास ओनली, बोथ चार्ज एंड मास, नीदर चार्ज नॉर मास। जब हम रिडॉक्स रिएक्शन करते हैं ना, दोनों बैलेंस होना चाहिए, चार्ज भी और मास भी।